हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। हमने बैंक के प्राइमरी फंक्शंस देखे थे, जिसमें कौन कौन से प्राइमरी फंक्शंस थे। तो ये रहे सारे प्राइमरी फंक्शंस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसका अलग से क्वेश्चन देख लिया हमने। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, उसका भी देख लिया। पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटी, वो भी अलग क्वेश्चन देखा। अब हम क्रेडिट क्रिएशन देखेंगे। सारे प्राइमरी फंक्शंस का एक अलग क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगा। आइए देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं। बैंक्स अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू एंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फुलफिल्स द डिमांड फॉर मनी। बैंक ये जो क्रेडिट क्रिएशन करती है, तो मोस्टली हमारा जो पैसा है, इकनॉमी का जो पैसा है, वो बैंक में रहता है। बैंक ये इंश्योर करती है कि हमारी इकनॉमी में सफिशेंट कैश अवेलेबल हो। अगर कैश अवेलेबल नहीं होता है तो बैंक वो कैश फुलफ़िल करती है। सपोज़ करो आज किसी के पास कैश नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? वो बैंक में जाएगा विड्रॉ करने। बैंक्स ये काम करती हैं। बैंक्स क्रिएट मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी, दैट मीन्स डिपॉजिट्स, देयर बाय एड टू द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। बैंक के पास ये पैसा कहाँ से आता है? ये डिपॉजिट्स में से आता है। और बैंक के लिए कैश क्या है, पैसा क्या है? ये उनका स्टॉक है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके पास स्टॉक रहता है। अगर कोई क्लोथ का बिजनेस कर रहा है तो क्लोथ उसके लिए स्टॉक है। सेम बैंक के लिए कैश एक स्टॉक है। और वो कैश उनके पास आता कहाँ से है? जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक को ये कैश आता है और बैंक उसी पैसे को इकोनॉमी में सप्लाई करती है, मीन्स वापस एज अ लोन देती है। When credit creation by banks increases, the supply of money increases, and when credit creation decreases, the supply of money reduces. बैंक जब भी ज़्यादा क्रेडिट देती है मीन्स इजीली क्रेडिट अगर मार्केट में अवेलेबल होता है, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है। पूरा का पूरा पैसा बैंक से निकलकर बाहर मार्केट में आ जाता है। और जब भी बैंक क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज करती है, मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक इजीली लोन देती है। अगर हर एक को इजीली लोन अवेलेबल होने लगा तो बैंक से पूरा पैसा निकलकर मार्केट में आ जाएगा, इकोनॉमी में आ जाएगा, लोगों के पास आ जाएगा। और अगर बैंक ने लोन देना स्ट्रिक्ट कर दिया तो मार्केट का पूरा पैसा बैंक के पास चला जाएगा। इसे कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करना। बैंक मनी का जो सप्लाई है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। When a bank lends money from primary deposits, the borrower has to open an account with the same bank or another branch in order to deposit the check of the loan, that means borrowed sum of money. अगर आपको लोन लेना हो किसी भी बैंक से, तो आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए या उस बैंक की किसी ब्रांच में अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो ब्रांच पूरी इंडिया में कहीं पर भी है। When the check is credited in the new account, it becomes a derived deposit for the bank. अगर वो चेक किसी न्यू अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है तो बैंक उसे डिपॉजिट कंसिडर कर लेती है। From this derived deposit, the bank can create still another loan account for third person. अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, हम नीचे पूरा डिटेल में समझेंगे इस पॉइंट को टेबल फॉर्म में। बैंक क्या करती है, जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है ना, उसमें से लोन देती है।
सो अगर हम उसी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हम अगेंस्ट लोन पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी थर्ड अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक उसे फ्रेश डिपॉजिट कंसीडर करके उसमें से भी लोन दे देगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर पहले आपको टेबल समझा दूँ। अब ये एक बैंक है जिसके पास डिपॉजिट्स आया है इन रुपीस। अब गवर्नमेंट बैंक को क्या बोलती है या आरबीआई के रूल्स क्या हैं कि उन्हें कुछ पैसा रिजर्व रखना होता है। जैसे सपोज करो कि किसी भी होल्डर ने या जितने भी होल्डर्स हैं उन्होंने जो पैसा डिपॉजिट किया है वो ₹1000 है। ये अमाउंट तो करोड़्स में होता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट लिया गया है। सपोज कीजिए कि आपने ₹1000 डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या करेगी, उसमें से 200 अपने पास रिजर्व रखेगी। रिजर्व रेशियो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आरबीआई डिसाइड करती है। सो 20% रिजर्व रेशियो है, 200 का रिजर्व रेशियो है। तो 1000 में से 200 का रिजर्व रेशियो रखकर बाकी 800 का बैंक लोन दे देगी। 800 का बैंक क्या करेगी, लोन दे देगी। अब जिसे लोन दिया है उसने कोई ना कोई प्रोडक्ट तो परचेस किया होगा, घर, गाड़ी, मोबाइल, कुछ भी परचेस किया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, 800 में ना घर मिलता है, ना गाड़ी मिलती है, ना मोबाइल मिलता है। ये अमाउंट्स करोड़्स में होता है, इसलिए सिर्फ आपको समझ में आए छोटा सा अमाउंट लिया गया है। आप इसे करोड़ भी समझ सकते हो। ये 1000 करोड़ है, 200 करोड़ बैंक ने रिजर्व रखा, 800 करोड़ लोन दे दिए। अब जिसको भी लोन मिला वो जो भी प्रोडक्ट परचेस करेगा, उस प्रोडक्ट के लिए जब पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट उस सेलर के बैंक अकाउंट में चली जाएगी। सपोज करो कि ये अमाउंट 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ बैंक में डिपॉजिट हुए, बैंक ने 200 करोड़ अपने पास रिजर्व रखा। रिजर्व रखा मीन्स कभी कोई निकलवाने आए तो कैश रखना पड़ता है ना बैंक को, उसके लिए बैंक ने रिजर्व रखा। 800 करोड़ बैंक ने लोन में दे दिए। अब 800 करोड़ जिसको लोन में दिए, किसी ने घर लिया, किसी ने गाड़ी ली, तो वो पैसा जो सेलर है, चाहे कार सेल करने वाली कंपनी हो या घर सेल करने वाला बिल्डर हो, ये पैसा उनके अकाउंट में गया, यानी फिर से ये बैंक के पास डिपॉजिट बन गया। ये उनके अकाउंट में गया मीन्स बैंक के पास तो फिर से डिपॉजिट आ गई। अब इस 800 में से बैंक क्या करेगी, फिर से 20% रिजर्व रखना है। आरबीआई क्या बोलती है, 20% रिजर्व रखो। 800 में से 20% रिजर्व रखा, 160 करोड़। सो बाकी के 640 फिर से बैंक ने फ्रेश लोन दे दिया। अब जब लोन दिया तो जो लोन लेने वाले पर्सन हैं उन्होंने पेमेंट किया, किसको, सेलर को। फिर से ये पैसा बैंक में आ गया, 640 करोड़। अब इसमें से बैंक 128 करोड़ रिजर्व रखकर फिर से 512 करोड़ का लोन दे देगी। सो ऐसे करते करते बैंक 1000 रुपीज़ का 5000 रुपीज़ कर दिया डिपॉजिट और 4000 रुपीज़ लोन दे दिया मार्केट में। ऐसे करते करते बैंक ने क्या किया, 4000 रुपीज़ का लोन दे दिया। क्योंकि जिसको लोन मिल रहा है, सपोज आज मैं लोन लेने गया बैंक के पास, मुझे लोन मिला और मुझे उस लोन में से कार परचेस करनी है, तो मैं वो पैसा क्या करूँगा, उन पैसों का मैं कार सेल करने वाली कंपनी को दे दूँगा। और कार सेल करने वाली कंपनी क्या करेगी, वो पैसा फिर से उनके बैंक अकाउंट में आ गया। तो ऐसे पूरा पैसा रोटेट होता है, इसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। सो दिस क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट into 1 upon cash reserve ratio. Primary deposit means ये 1000 रुपीज़ into 1 divide by cash reserve ratio 20. So 1000 divide by 20%, ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। सो आइए फिर से अब हम जहाँ पर छोड़कर आए वो देखते हैं। If the third person loan becomes one more deposit for the bank, अब देखिए ये वही पॉइंट कहा हुआ है कि अगर कोई लोन लेता है और वो वही पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है तो बैंक के लिए एक डिपॉजिट बन जाती है। Thus a bank can create several deposits from a primary deposit.
सो बैंक के पास एक प्राइमरी डिपॉजिट आया था, उसमें से बैंक ने सेवरल डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए. Besides, when the borrower withdraws the loan amount from his or her account and spends it, there is greater circulation or supply of money in the economy. अगर बोरोवर जो बैंक से लोन ले रहा है वो पैसा बोरो कर जब मार्केट में स्पेंड करने जाता है तो उस पैसे से एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है, सप्लाई ऑफ मनी क्रिएट होता है इन द इकोनॉमी, इन द मार्केट. नो बैंक कैन लैंड द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. किसी भी बैंक को यह अलाउ नहीं है कि वो पूरा का पूरा डिपॉजिट का पैसा लोन में दे दे. सपोज़ करो आज आपने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने उसका लोन दे दिया. अब बैंक ने उसका लोन तो दे दिया, लेकिन कल आपको उस 1 लाख में से, उस 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी और आप विड्रॉ करने गए और बैंक के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो बैंक कभी भी अपना पूरा पैसा लोन में नहीं देती है. बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट अपने पास रखती है. फ्रॉम एवरी डिपॉजिट द बैंक हैज़ टू कीप असाइड सम प्रोपोर्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व विच इज़ नॉन एज कैश रिजर्व रेशियो. जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है उसमें से कुछ पैसा बैंक को एज अ रिजर्व रखना होता है और उस अमाउंट को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है. थस दे कैन लैंड द रिमेनिंग मनी ओनली. जैसे यहाँ पर था कि 1000 में से 200 कैश रिजर्व रेशियो रखा और बाकी का रिमेनिंग मनी 800 बैंक ने लोन में दे दिया. इफ़ अ बैंक हैज़ अ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1,000 and the cash reserve ratio determined by the rule is 20%, then the bank can create credit up to rupees 1,000 divided by 20%, that is 5,000. बैंक 1,000 को 20% लेकर मैक्सिमम 5,000 जितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है. In other words, primary deposit of 1,000 can create a money supply of 5,000 and it can be said that new credit of rupees 4,000 is created. यहाँ पर क्या हो रहा है, वही पैसा जब बैंक लोन में दे रही है तो वापस बैंक के पास आ रहा है और ऐसे करके बैंक मार्केट में सप्लाई जो है वो बढ़ाती जा रही है. सप्लाई जो है पैसों का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. एक ही पैसे को बैंक बार बार लोन अमाउंट में दे रही है और इससे मार्केट में, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ कैश इंक्रीज हो रहा है. दिस कैन बी अंडरस्टूड विथ एन एग्जाम्पल. ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया कि पहले बैंक में 1000 डिपॉजिट हुए, 200 CRR रख दिया, कैश रिजर्व रेशियो जिसे कहते हैं, बाकी का 800 लोन में दे दिया. अब जो लोन में दिया जिनको मिला उन्होंने उस पैसे को स्पेंड किया और फिर से वही पैसा बैंक में आ गया. So this credit creation is equals to primary deposit into 1 upon CRR, cash reserve ratio. When customers withdraw more money than the deposit amount from their current account, it is called overdraft facility and this also leads to credit creation. अगर कस्टमर ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है और ये वंस अगेन क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है. सो ये हमने पॉइंट नंबर 8 को समझा, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शन एज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक और एक्सप्लेन कॉल मनी एंड कॉल मनी रेट. अब हमें ये समझना है कि कॉल मनी क्या होता है, किसे कहते हैं कॉल मनी. ध्यान से समझना पॉइंट को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता रहता है एग्जाम में. बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू वन अनदर फ्रॉम टाइम टू टाइम. अंडरलाइन कर दीजिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टू वन अनदर.
बैंक्स क्या करती हैं, एक दूसरे को लोन देती है, मीन्स बैंक बैंक को लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक थ्रू द सेंट्रल बैंक एंड इज कॉल्ड कॉल मनी। अगर एक बैंक दूसरी बैंक को लोन दे रही है और बीच में सेंट्रल बैंक होगी, सेंट्रल बैंक का मतलब होता है रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसे कहते हैं। तो अगर सेंट्रल बैंक बीच में है और सेंट्रल बैंक के थ्रू लोन दे रही है, सो इसे कॉल मनी कहते हैं। सपोज करो आज किसी बैंक में विड्रॉवल्स बहुत ज़्यादा आ गए, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो एक बैंक दूसरे बैंक से 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, एक शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे उधार लेती है, लोन लेती है, और वो पैसा वापस करना होता है विथ इंटरेस्ट, और वो पैसा उन्हें एट कॉल मिलता है। एट कॉल मीन्स एक फ़ोन किया और पैसा मिल गया, इसे कहते हैं कॉल मनी। सो कॉल मनी का देखो टर्म ही कैसा है, कॉल मनी। आप किसी को कॉल करो और पैसा आपके पास आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड कॉल मनी। और उस कॉल मनी को जब रिटर्न करती है बैंक, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसे कहते हैं कॉल मनी रेट। सो द इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड द कॉल मनी रेट। इसे कॉल मनी रेट कहा जाता है। जब भी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आप जब बैंक में जाओ, मोस्टली देखो हम तो छोटा अमाउंट विड्रॉ करने जाते हैं, कभी 5,000, 10,000 या 20,000, लेकिन जो बड़े अमाउंट्स विड्रॉ करते हैं तो बैंक के पास होता है तो बैंक उसी टाइम पर दे देती है। सपोज करो कोई आज 50 लाख विड्रॉ करने गया, 50 करोड़ विड्रॉ करने गया, बैंक के पास होगा तो उसी वक्त दे देगी, नहीं भी होगा तो बैंक इतना बोलेगी कि 1 आवर में ले जाना, हम अरेंज करते हैं। वो 1 आवर में बैंक क्या करती है, बैंक कॉल करती है दूसरी बैंक को, और जिसके पास अवेलेबल होते हैं वहाँ से वो कैश आ जाता है विद इन एन आवर। सो ये पैसा जो आ जाता है बैंक विड्रॉ करने के लिए दे देती है, तो उनके पास कहाँ से आया इतना जल्दी ये पैसा। सो उस पैसे को कॉल मनी कहा जाता है। एक बैंक अर्जेंट में किसी दूसरे बैंक से पैसा मंगवा लेती है, और जब वो पैसा वापस करेंगे 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन बाद, तो उसे उतने टाइम का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉल मनी एंड कॉल मनी रेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। अब बैंक एक एजेंट का काम भी करती हैं और बैंक यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। अब एजेंट किसे कहते हैं, यूटिलिटी सर्विसेज किसे कहते हैं। सो बैंक इतने सारे काम करती है। अब बैंक प्रोवाइड्स वेरियस यूटिलिटी एंड एजेंट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स। अंडरलाइन कर दीजिए, ये सिर्फ बैंक अपने कस्टमर्स को ही प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक कैन एक्ट एज अ मीडिएटिंग एजेंट बाय प्रोवाइडिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देती है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये आप 11th में अच्छे से समझ कर आए हो कि लेटर ऑफ क्रेडिट किसे कहते हैं। सो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देती है, एलसी देती है, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में ज़रूरी होता है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अंडरराइटिंग सर्विसेज टू द वेरियस बिजनेस। अंडरराइटिंग सर्विस मीन्स गारंटर का काम करती है, गारंटी देने का काम करती है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज टू कस्टमर्स टू पे टैक्स चलान्स। हर बिजनेसमैन को टैक्स पे करना होता है, और वो टैक्स किसको पे करना होता है, इनकम टैक्स को, जीएसटी को। तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। सो आपका सीए या अकाउंटेंट क्या करेगा, आपका जितना भी टैक्स होगा उस टैक्स को कैलकुलेट कर कर आपको एक चालान बना कर देगा। वो अगर आप बैंक में जाकर पैसा दोगे तो वो पैसा आपके नाम पर गवर्नमेंट में डिपॉजिट हो जाएगा। सो टैक्स चालान कहते हैं उसे। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स on rent to its customers, wherein they can safely store their precious jewelry, documents, etc. बैंक के पास सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स होते हैं, जैसे लॉकर्स कहते हैं हम लोग। बैंक के पास लॉकर्स होते हैं, वो आपको ऑन रेंट मिलेंगे। आप अपनी ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट वहाँ रख कर आओ और ये पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहता है वहाँ पर।
ज्वेलरी हो, डॉक्यूमेंट हो। देखो, पैसा आप वहाँ पर लॉकर में कैश रख सकते हो, ज्वेलरी रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग ज्वेलरी, डायमंड्स, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, क्योंकि कैश तो आप डिपॉजिट भी कर सकते हो काउंटर पर, ज्वेलरी और डॉक्यूमेंट डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो वो आपको लॉकर में रखने होंगे। Banks provide microfinance facilities for very small business which are important for development of communities. Microfinance facilities, that means बहुत ही छोटा अमाउंट जिसे कहते हैं, that is called microfinance facility. बैंक माइक्रोफाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। When some payments are to be made with full proof security, bank provides service to the payer by issuing draft और पे ऑर्डर। बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो एक बैंक प्रोवाइड करती हैं। बैंक एज ए एजेंट काम करती है, यूटिलिटी सर्विसेज हैं एंड मैनी मोर सर्विसेज। आपको रेलवे टिकट बुक करना है, आपको फ़्लाइट का टिकट बुक करना है, ये तो थोड़े से आपको फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं। इसके सिवाय बैंक और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, एज एजेंट काम करते हैं, क्रेडिट के लिए सर्टिस इशू करती हैं। मीन्स आप सोच नहीं सकते इतने सारे फंक्शंस होते हैं बैंक के। आप 11th में भी इनके फंक्शंस बहुत सारे समझ कर आए हो। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ कंटिन्यू करेंगे।